अध्याय 8। और हम लोग पढ़ेंगे ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। आजीविका मतलब होता है जिससे हम लोग कमाते हैं खाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? आजीविका। यानी जो हम काम करते हैं जिससे हमारा घर चलता है उसे क्या बोलते हैं? आजीविका। पहले पाठ में हमने अपने जीवन में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं पर नज़र डाली। तो जितना भी पाठ पढ़े हैं तो किसमें किया है? हमने अनेक तरह को विविधता पर नज़र डाली। हमने इस पर भी विचार किया कि अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले वहाँ के लोगों को काम धंधे कैसे असर पड़ता है। तो अलग अलग क्षेत्र में काम रहने वाले धंधों को क्या, उसके काम धंधे को क्या असर पड़ता है, वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहाँ की फसलें या दूसरी चीज़ किस तरह से उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस पाठ में हम यह देखेंगे कि गांव में लोग किन किन विभिन्न तरीकों से अपना आजीविका चलाता है। पहले दो पाठों की तरह यह भी हमें इसकी पड़ताल करेंगे कि क्या लोग ने आप लोगों को, क्या पहले दो पाठों की तरह यह भी हम पड़ताल करें क्या लोगों को पास आजीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध हैं। क्या लोगों के लिए समान काम उपलब्ध है हमारे देश में, यह देखेंगे कि है या नहीं। उनके जीवन की परिस्थितियों एक दूसरे से कितना मिलती जुलती हैं और वे कितना समस्याओं का सामना करता है, इसे भी हम देखेंगे। तो ये हमारा गांव का चित्र है और सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। कुछ खेल रहा है, कोई इधर कर रहा है, उधर कर रहा है। तो इस पे हम नहीं जाएंगे, मेन पॉइंट पे आएंगे। कालूपट्टू गांव। तो ये तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है कालूपट्टू। ये समुद्र तमिलनाडु क्या समुद्र में है, जहाँ कालूपट्टू। यहाँ के लोग कई तरह के काम करते हैं। यहाँ का जो लोग है कई तरह के काम करते हैं। दूसरों गांवों की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं। तो बस जितना भी दुनिया का मतलब भारत का जितना भी गांव है वहाँ क्या होता है? खेती होता है। इसके अलावा यहाँ भी कोई काम होता है, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईटा, बैलगाड़ी आदि बनाना। तो यहाँ क्या होता है? टोकरी का बनाना होता है, बर्तन बनाना होता है, घड़े बनाना होता है, ईटा, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना होता है। कालूपट्टम। कालूपट्टम में कुछ लोग नर्स हैं। क्या है? कालूपट्टम में कुछ लोग नर्स हैं, शिक्षक हैं, धोबी हैं, बुनकर है, नाई है, साइकिल ठीक करने वाला है और लोहार के रूप में अपनी सेवा देता है। तो यहाँ अपनी अपनी सेवा क्या दे रहा है? नर्स के रूप में दे रहा है, शिक्षक के रूप में दे रहा है, धोबी के रूप में दे रहा है, बुनकर दे रहा है, नाई है, साइकिल ठीक करने वाला, और लोहार के रूप में भी अपनी सेवा दे रहा है। यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी हैं। यहाँ क्या है? दुकानदार भी है और व्यापारी भी हैं। जो मुख्य गली हैं वहाँ बाजार की तरह दिखती हैं और मुख्य गली में वो बाजार की तरह दिखते हैं। उसमें आपको तरह तरह की कई छोटी दुकानें दिखेंगी और कई कई तरह क्या है छोटी दुकानें दिखेंगी। जैसे चाय सब्जी, वहाँ क्या बिक रहा है? चाय बिक रहा है, सब्जी बिक रहा है, कपड़े की दुकान है, तथा दो दुकान बीज तथा खाद की हैं। बीज क्या है? जो खेत में बोते हैं उसे बीज कहते हैं, और खाद की तरह है। चारों दुकानों चाय की है और चार दुकान क्या है? चाय है। जहाँ टिफ़िन भी मिलती है, यहाँ टिफ़िन का मतलब स्कूल वाला नहीं होगा। यहाँ टिफ़िन का मतलब है खाने पीने का हल्की फुल्की चीज़। ये टिफ़िन में मतलब यहाँ खाने पीने वाला हल्की फुल्की चीज़, जैसे सुबह इडली, डोसा व उपमा मिलता है और शाम के नाश्ते में बाड़ा, मोड़ा या मसूर पक्का मिलता है। चाय की दुकान के पास एक कोने में एक लोहार की परिवार रहता है। चाय के कोने में क्या रहता है? एक परिवार की लोहार रहता है। उसके पास में ही लोहे की चीज़ बनने के काम होता है। उसके जो लोहार है तो लोहे का चीज़ काम को बनाने का काम करता है। ठीक है, लोहे का बनाने का काम करता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है। वहाँ साइकिल किराए पर भी मिलता है। वहाँ साइकिल क्या है? किराए पर मिलते हैं। गाँव में दो परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाता है, जिसे धोबी कहते हैं ना। कुछ लोगों के पास शहर में जाकर मकान बनाना और लोरी चलाने का काम करता है, यानी ट्रक चलाने का काम करता है। गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। संचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। ज़्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी क्या है? आजीविका कमाता है। ज़्यादातर क्या है? अपनी आजीविका कमाता है। यह आम और नारियल के काफ़ी बाग हैं। यहाँ नार और अलियम का क्या है? बहुत बागें हैं। कपास, गन्ना और केले भी उगाए जाते हैं। कपास, गन्ना और क्या उगाए जाते हैं? केले भी जो जाते हैं। आइए कुछ लोगों से मिले जो कालूपट्टम के
खेतों में काम करते हैं और देखें कि हम उनकी आजीविका के बारे में उनकी अब देखें कि उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं, उनकी आजीविका के बारे में हम क्या सीखते हैं। यहाँ क्या कर रहा है, धान रोप रहा है। एक महिला के नाम है तुलसी। हम सब यहाँ रामलिंगम की ज़मीन पर काम करते हैं। तुलसी क्या करता है, हम सब यहाँ रामलिंगम की ज़मीन पर काम करते हैं। उनका परिवार के पास कालूपट्टम में 20 एकड़ धान की खेत है। और क्या है, 20 एकड़ का खेत है। तुलसी कर रही है। शादी से पहले भी वह मैं मैके में धान के खेत में मजदूरी ही करती थी। तुलसी बोल रही है, मैं सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक काम करती हूँ। रामलिंगम की पत्नी करुथम्मा के काम की निगरानी करती है। और रामलिंगम की पत्नी क्या है, करुथम्मा काम की निगरानी करती है। और ये तुलसी बोल रही है, हम सब क्या क्या काम करते हैं। रामलिंगम की ज़मीन है, रामलिंगम का ज़मीन से जिसे पता चलता है कि रामलिंगम क्या है, बहुत बड़ा ज़मींदार है। रामलिंगम की पत्नी करुथम्मा काम पर निगरानी करता है। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। कुछ साल के कुछ ऐसे मौके होते हैं जो नियमित रूप से मजदूरी मिलता है। यह उन मौक़ों में से एक है। मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाती है तो रामलिंगम की हमें निराई के लिए भी और बाद में कटाई के लिए बुलाए हैं। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही मुझे झुककर काम करना और देर तक पानी में पैर डुबो कर रहने से तकलीफ होती है। रामलिंगम दिन के 40 रुपया मजदूरी देता है। मेरे गाँव में मजदूरी का रेट से यह रेट थोड़ा कम है, फिर भी मैं मजदूरी के लिए यहीं आती हूँ। रामलिंगम पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर वह मुझे बुलाएगा। बाकी लोग की तरह वह आस पड़ोस के गांव के में सस्ते मजदूर ढूंढने निकल जाते हैं। कौन निकल जाते हैं, रामलिंगम। मेरा पति रमन भी एक मजदूर हैं। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। तुलसी कह रही कि हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। सालों के इन महीनों में वह खेत में कीड़ों को दवाई छिड़कती हैं। जब खेत में कोई काम नहीं मिलता है तो उसे पास के खान से पत्थर या नदी में बालू ढोने का काम मिल जाता है। यह पत्थर और बालू के पास के शहर मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाया जाता है। खेत में काम करने के अलावा मैं घर के सारा काम करती हूँ। मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ और सफाई करती हूँ। दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल से लकड़ी भी लाती हूँ। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बेरोवेल है जहाँ से पानी लाकर आती हूँ। मेरा पति घर के सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करता है। ये कौन कह रही है, ये पूरा कहानी तुलसी की है। हमारी 2 बेटियां हमारे जीवन की खुशी हैं। तो तुलसी कह रही है हमारी जो 2 बेटियां हमारे जीवन की खुशी है। दोनों ही स्कूल जाती हैं। दोनों क्या कर रहा है, शिक्षित भी है, स्कूल जाती हैं। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। हमने उसके इलाज के लिए रामलिंगम से उधार लिया था और उस समय उधार चुकाने के लिए हमें अपनी गाय को बेचनी पड़ी। उस समय क्या करती है, तो उधार बेचनी पड़ी। तो तुलसी का कामों का विवरण, तो ये तुलसी के बारे में हमने पढ़े। तुलसी का काम का विवरण दीजिए। हम रमन के काम कैसा लगा तुलसी के काम करने के लिए। ये तुलसी के बारे में और रमन के बारे में बेचारी तुलसी की कहानी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग करते हैं। जैसे कि आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा, ग्रामीण इलाके में गरीब परिवार के बहुत सारे समय पानी और जलवान की लकड़ी लाने एवं जानवर चराने में बीतता है। इन कामों में से कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन गरीब परिवारों में यह काम महत्वपूर्ण हो जाता है। वह मजदूरी से ही थोड़े पैसे कमा पाते हैं, उससे गुजारा नहीं हो जाता है। घर चलाने और ज़िंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। हमारे देश के ग्रामीण परिवार में से करीब 40% खेतिहार मजदूर हैं। हमारे देश में ग्रामीण परिवार में से कितना प्रतिशत, 40% मजदूर हैं। कुछ के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी के तरह भूमिहीन हैं। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता है तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह के पलायन कुछ विशेष मौसम में ही होता है। शेखर, अब हम किसका कहानी पढ़ेंगे, शेखर का।
शेखर के बारे में आप लोग जानेंगे। शेखर का कहानी, हमें यहाँ धान अपने घर हम यह धान अपने घर ले जाकर जाना है, हमें ले जाकर जाना है। मेरे परिवार ने अभी अभी फसल की कटाई पूरी की है। तो शेखर कह रहा है हमें यह धान अभी घर ले जाना है और मेरे परिवार ने अभी क्या किया है, फसल को पूरी कटाई की है। हमारे पास बस 2 एकड़ ज़मीन है। हम अपने खेतों के सारे काम खुद ही कर लेते हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद लेता हूं और बदले में कोई खेत में कटाई करवा देता हूं। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़ा कम दाम पर उसे धान बेचना पड़ता है। अगर बाज़ार में बेचूं तो ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। व्यापारियों ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपने एजेंट भेजा है। जिन किसानों ने उधार लिया है वह उसी को अपना धान बेचा है। मुझे अपने खेतों से 60 बोरी धान मिलेगा। उनमें से कुछ में से मैं अपने उधार चुका दूंगा और बाकी घर ले जाऊंगा। ये किसका कहानी है? शेखर कह रहा है। लेकिन मेरे पास में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है। यानी शेखर के पास जितना धान मिलता है वो केवल कितना चल जाता है? 8 महीना चलता है। इसलिए मुझे और पैसे कमाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए मैं रामलिंगन की चावल की मिल में काम करता हूँ। वही रामलिंगन जिसमें कौन काम कर रही थी? तुलसी करता हूँ। वहाँ मैं पड़ोसी गाँव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकरा गाय भी है। उसे दूध हम यहीं के सहकारी समिति में बेच देता हूँ। इससे रोज का खर्चा के लिए थोड़ा और पैसे मिल जाता है। कर्ज लेने पर, जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा कि कई बार शेखर जैसे किसान जरूरी चीज़ों खरीदने के लिए पैसे कर्ज लेता है। अक्सर यह ब्याज ये बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है। अगर बीज की अच्छी किस्म का नहीं हो तो फसल के कीड़े लग जाते हैं या तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। तो कीड़े लग जाते हैं, ये पूरी तरह से क्या हो सकता है? बर्बाद हो सकता है। बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो सकती है। बारिश पूरी नहीं होने पर क्या हो सकता है? फसल पूरी खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसान अपने उधार नहीं चुका पाते हैं। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसे कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है लेना पड़ता है। जल्दी ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले वह उसे चुकाने नहीं पाती हैं। इस स्थिति में हम कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गए हैं। पिछले कुछ सालों में यह किसान की विपदा का मुख्य कारण बन गया है। कई क्षेत्रों में किसान ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या कर ली है और कई से क्या कर लेता? आत्महत्या कर लेता है। अब देखते हैं रामलिंगम और कोरोथम्मा। जमीन के अलावा रामलिंगन के परिवार के पास केवल चावल के ही मिल हैं और बीज के किराना बेचने के लिए एक दुकान है। चावल की मिल उन्हें अपना पैसा लगाया और थोड़ी सरकारी बैंक से कर्ज ले लिया। कौन ले लिया है? रामलिंगम। वह कलपुट्टम और आसपास के गांव से ही धान खरीदता है। मिल के चावल आसपास के शहरों में व्यापारियों को बेचा जाता है। इनसे उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है ना। तो भारत के खेतिहारी मजदूर और किसान। कलपुट्टम गांव में तुलसी की तरह के खेतिहारी मजदूर हैं। शेखर की तरह छोटे छोटे किसान हैं और रामलिंगम जैसे बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवार में से 1-2 परिवार खेतिहारी मजदूर के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेत पर निर्भर रहता है। इनमें से कुछ भूमिहीन हैं और कई के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। शेखर के जैसे छोटे किसानों को तो ले लो, उनकी ज़रूरत के हिसाब से खेत बहुत ही छोटा पड़ता है। भारत के 80% किसानों की यही हालत है। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसान की श्रेणी में आता है। ऐसे किसान गांव के अधिकतर ज़मीन पर खेती करता है। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधों भी शुरू कर दिया है, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी ट्रेलर चलाना आदि।
हमने कालुपुट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा है। ग्रामीण क्षेत्र में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशु आदि पर निर्भर रहता है। उदाहरण के लिए मध्य भारत में कुछ गांव में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है। महुआ बीनना, तेंदू का पत्ते इकट्ठा करना और शहद निकालना और इन व्यापारियों को बेचना जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करता है। इसी तरह सरकारी समिति को भी यह पास के शहर के लोगों को दूध बेचना में कोई लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। समुद्री इलाका में हम देखते हैं कि पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। पूरे के पूरे गांव क्या करता है? मछली पकड़ने। आइए अरुण और पारिवेलन के जीवन के बारे में पढ़े। मछली पकड़ने वाला एक परिवार के बारे में थोड़ा और जाने। यह परिवार कालुपुट्टू के पास पोटुपेट नामक का गांव में रहता है। तो ये पालूपेट के गांव में रहता है, इसके जान लेंगे। उससे पहले एक और है जो लाल में है, यहाँ देख लेते हैं। नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती। यह एक गांव है जिसका नाम चिजमी है। यह नागालैंड के फेका जिला में है। इस गांव में रहने वाले लोग चेंगेसंग समुदाय के हैं। सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। इसका मतलब यह है कि पहाड़ी के ढाल जमीन के छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बंट जाता है और उसे जमीन के सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारे के ऊपर उठा देता है जिससे पानी भरा रह पाया। यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है। चिकचिजामी का लोग के पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन वह इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेत में भी काम करते हैं। वह 6 से 8 लोग के एक समूह बनाता है और इसे इकट्ठा मिलकर पहाड़ों के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। जब दिन के काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठा बैठकर खाना खाते हैं। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है जब तक काम खत्म नहीं हो जाता है। अरुण और पेरीवेलन है ना, पोदुपेट कालुपुट से ज़्यादा दूर नहीं। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास होते हैं और उनका घर क्या है? समुद्र के पास होते हैं और वहाँ चारों ओर जाल और केटामेरन मछली के खास तरह के छोटी नाव होता है, केटरामैन उसको बोलते हैं पंक्ति दिखाई देता है। सुबह 7 बजे समुद्र के किनारे बड़ी गहमी रहती हैं। इस समय सारे केटोमेरन मछली पकड़कर लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठा हो जाती हैं। मेरा पति पेरीवेलन, मेरा भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटा है। मैं बहुत परेशान हो गई थी। यह सारे केटामेरन में इकट्ठा ही समुद्र में जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज वह तूफान में फंस गया था, यानी समुद्र में तूफान भी आता तो वहाँ फंस जाता है, उसी को बोल रही थी। आज भी मछली पकड़ी गई है। उनमें से मैंने परिवार के लिए कुछ मछली एक तरफ उठा कर रख दी हैं, बाकी मैं नीलाम कर दूंगी। इसी नीलामी से जो पैसा मुझे मिलता वह सारे भागों में बांटा जाता है। 3 हिस्से उन तीनों लोगों में बांट जाता है जो मछली पकड़ने जाता है। बाकी एक हिस्सा उसे मिलता है जिसके नाव और जाल वगैरह होता है। चूँकि जाल केटामेरन और उसके इंजन हमारे हैं तो वह हिस्सा भी हमें ही मिल पाता है। हमने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा जो केटामेरन में लगा हुआ है। इससे यह लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं और ज़्यादातर मछलियाँ मिल पाती हैं। नीलामी में जो औरत यहाँ से मछली खरीदते हैं वह टोकरे भर भर कर पास के गांव में बेचने के लिए ले जाती हैं। कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर के दुकानों के लिए मछलियाँ खरीदती हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक ही नीलामी में काम निपटा पाती हूँ। शाम के मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह 2 बजे वे फिर समुद्र की तरफ चल देंगे। हर दिन मानसून की तरह दौरान करीब 4 महीने तक समुद्र में नहीं जा पाता हूँ क्योंकि वहाँ मछली प्रजनन का समय
समय होता है, इन महीनों में हम व्यापारियों से उधार लेकर अपना गुजारा चलाता है। तो कहने का मतलब 4 महीना नहीं जाती, 8 महीना जाती हैं। इन कारण बाद में हमें मजबूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है। हमें खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते हैं। वे खाली महीनों में काटना सबसे मुश्किल होता है। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बड़ा नुकसान हुआ। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका का साधन, तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाता है। कुछ खेती बाड़ी का काम करता है और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाता है। खेती में कई तरह के काम शामिल है, जैसे खेत तैयार करना, रुपाई, बुआई, निराई और कटाई। फसल अच्छी हो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं। इस तरह से जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है। बुवाई और कटाई के समय लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं और दूसरे समय काम के बोझ कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह के फसल उगाते हैं, फिर भी हमें उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफ़ी समानता पाते हैं। लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह जिस ज़मीन को जोतता है वह कैसी है। कई लोग उस ज़मीन पर मजदूरों को रूप में निर्भर हैं। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरत को पूरा करने और बाज़ार में बेचने के लिए फसल उगाते हैं। कुछ किसानों की अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनमें से वह पैसे उधार लेते हैं। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है या फिर सब तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी ज़मीन, व्यापार और अन्य काम धंधे में फले फूल रहे हैं। फिर भी ज़्यादातर छोटे किसान, खेतिहारी, मजदूर, मछली पकड़ना और परिवार और गांव में हस्तलिखित का काम करने वाले लोग के पूरे साल रोज़गार नहीं मिल पाता है। तो ये मेरा स्टोरी समाप्त हो गया।